चैप्टर 7। जब कोनी अपने बेडरूम में गई तो उसने वो किया जो उसने बहुत दिनों से नहीं किया था। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और खुद को बड़े शीशे में नंगी देखा। उसे नहीं पता था कि वह क्या देख रही थी या क्या देख रही थी, फिर भी उसने लैंप को तब तक हिलाया जब तक कि उसकी रोशनी उस पर पूरी तरह से नहीं पड़ गई। और उसने सोचा, जैसा कि वह अक्सर सोचती थी, कि मानव शरीर कितना कमज़ोर, आसानी से चोटिल होने वाला, बल्कि दयनीय चीज़ है, नंगा, किसी तरह थोड़ा अधूरा, अपूर्ण। माना जाता था कि उसका फिगर काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब वो फैशन से बाहर हो चुकी थी, थोड़ी बहुत स्ट्रैंड, किशोर लड़के जैसी नहीं। वो बहुत लंबी नहीं थी, थोड़ी स्कॉटिश और छोटी थी, लेकिन उसमें एक निश्चित धारा प्रवाह, नीचे की ओर खिसकती हुई शान थी जो शायद सुंदरता थी। उसकी त्वचा हल्की भूरी थी, उसके अंगों में एक निश्चित स्थिरता थी, उसके शरीर में एक पूर्ण, नीचे की ओर खिसकती हुई समृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कुछ कमी थी। उसकी दृढ़, नीचे की ओर झुकी हुई वक्रता को परिपक्व करने के बजाय, उसका शरीर सपाट और थोड़ा कठोर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पर्याप्त धूप और गर्मी नहीं मिली हो, वह थोड़ा भूरा और बेजान हो गया था। अपनी वास्तविक नारीत्व से निराश होकर वह बालकों जैसी अवास्तविक और पारदर्शी बनने में सफल नहीं हुई, इसके बजाय वह अपारदर्शी हो गई। उसके स्तन छोटे और नाशपाती के आकार के थे, लेकिन वे कच्चे, थोड़े कड़वे, अर्थहीन थे, और उसके पेट ने वह ताज़ा, गोल चमक खो दी थी जो उसके युवा होने पर थी, उसके जर्मन लड़के के दिनों में, जो वास्तव में उसे शारीरिक रूप से प्यार करता था। तब वह युवा और गर्भवती थी, जिसका अपना एक वास्तविक रूप था। अब वह ढीला हो रहा था, और थोड़ा सपाट, पतला, लेकिन एक ढीला पतलापन के साथ। उसकी जांघें भी, जो अपनी महिला गोलाई में इतनी तेज और चमकदार दिखती थीं, किसी तरह वे भी सपाट, ढीली, अर्थहीन होती जा रही थीं। उसका शरीर अर्थहीन होता जा रहा था, नीरस और अपारदर्शी होता जा रहा था, इतना महत्वहीन पदार्थ। इसने उसे बेहद उदास और निराश महसूस कराया। क्या उम्मीद थी? वह बूढ़ी हो गई थी, 27 साल की उम्र में, शरीर में कोई चमक और चमक नहीं थी। उपेक्षा और इनकार के कारण बूढ़ी, हाँ, इनकार। फैशनेबल महिलाएं अपने शरीर को नाजुक चीनी मिट्टी की तरह चमकदार बनाए रखती हैं, बाहरी ध्यान से। चीनी मिट्टी के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उतनी भी चमकदार नहीं थी। मानसिक जीवन। अचानक उसे इससे नफरत होने लगी, ठगी। उसने दूसरे शीशे में अपनी पीठ, कमर और कमर को देखा। वो पतली होती जा रही थी, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो पीछे झुककर देखती थी, तो उसकी कमर की सिलवटें थोड़ी थकी हुई लगती थीं, और यह पहले बहुत खुशनुमा लगती थी। और उसके कूल्हों और नितंबों की लंबी ढलान ने अपनी चमक और समृद्धि का एहसास खो दिया था। चला गया। केवल जर्मन लड़के ने इसे पसंद किया था, और वह लगभग 10 साल पहले मर चुका था। कितना समय बीत गया। 10 साल बाद मर गई, और वह केवल 27 साल की थी। वह स्वस्थ लड़का अपनी ताज़ा, अनाड़ी कामुकता के साथ, जिसे वह तब बहुत घृणा करती थी। अब वो उसे कहाँ पा सकती थी? ये पुरुषों में से खत्म हो चुका था। उनमें माइकेलिस की तरह दयनीय, 2 सेकंड की ऐंठन थी, लेकिन कोई स्वस्थ मानवीय कामुकता नहीं थी, जो खून को गर्म करती है और पूरे अस्तित्व को तरोताजा कर देती है। फिर भी उसे लगता था कि उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा उसकी पीठ के जोड़ से नीचे की ओर झुकी हुई लंबी लंबी कमर और नितंबों की नींद भरी, गोल स्थिरता है। अरब कहते हैं कि रेत के टीलों की तरह, नर्म और नीचे की ओर लंबी ढलान के साथ फिसलते हुए। यहाँ अभी भी जीवन की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ भी वह पतली हो गई थी, और कच्ची, कसैली हो रही थी। लेकिन उसके शरीर का अगला हिस्सा उसे दुखी कर रहा था। ये पहले से ही ढीला पड़ने लगा था, एक तरह की ढीली सी पतली सी, लगभग मुरझाई हुई, जीने से पहले ही बूढ़ी हो रही थी। वो उस बच्चे के बारे में सोचती थी जो वो किसी तरह से जन्म ले सकती थी। क्या वह किसी तरह से फिट थी? उसने अपनी नाइट ड्रेस पहनी और बिस्तर पर चली गई, जहां वह फूट फूट कर रोई। और उसकी कड़वाहट में क्लिफोर्ड, उसके लेखन और उसकी बातों के खिलाफ एक ठंडा गुस्सा जल रहा था, उसके जैसे सभी पुरुषों के खिलाफ जिन्होंने एक महिला को उसके खुद के शरीर से भी ठगा। अन्याय।
अन्याय, गहरे शारीरिक अन्याय की भावना उसकी आत्मा तक जल उठी। लेकिन सुबह फिर भी वो 7 बजे उठ गई और नीचे क्लिफोर्ड के पास चली गई। उसे सभी अंतरंग कामों में उसकी मदद करनी पड़ी, क्योंकि उसके पास कोई पुरुष नहीं था और उसने महिला नौकरानी को मना कर दिया था। गृहस्वामी का पति, जो उसे बचपन से जानता था, उसकी मदद करता था और कोई भी भारी काम करता था, लेकिन कोनी निजी काम करती थी और वह उन्हें खुशी से करती थी। यह उसके लिए एक मांग थी, लेकिन वह जो कर सकती थी, वह करना चाहती थी। इसलिए वह शायद ही कभी रग्बी से दूर जाती थी और कभी भी 1 या 2 दिन से ज्यादा के लिए नहीं, जब घर की नौकरानी श्रीमती बेट्स क्लिफोर्ड की देखभाल करती थी। वह, जैसा कि समय के साथ अपरिहार्य था, सभी सेवाओं को हल्के में लेता था। ये स्वाभाविक था कि वह ऐसा करे, और फिर भी अपने अंदर ही अंदर अन्याय की भावना, धोखा दिए जाने की भावना कोनी में जलने लगी थी। अन्याय की शारीरिक भावना एक बार जागृत होने पर एक खतरनाक भावना है। इसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, अन्यथा यह उस व्यक्ति को खा जाती है जिसके अंदर यह जागृत होती है। बेचारा क्लिफोर्ड, उसे दोष नहीं देना चाहिए। उसका दुर्भाग्य बड़ा था। ये सब सामान्य आपदा का हिस्सा था, और फिर भी क्या वह किसी तरह से दोषी नहीं था? गर्मजोशी की यह कमी, सरल, गर्मजोशी, शारीरिक संपर्क की यह कमी, क्या इसके लिए वह दोषी नहीं था? वह कभी भी वास्तव में गर्मजोशी से भरा नहीं था, न ही दयालु, केवल विचारशील, एक सुसंस्कृत, ठंडे तरीके से। लेकिन कभी भी उतना गर्मजोशी से भरा नहीं जितना एक पुरुष एक महिला के लिए हो सकता है, जैसा कि कॉनी के पिता भी उसके लिए गर्मजोशी से भरे थे, एक ऐसे पुरुष की गर्मजोशी के साथ जिसने खुद को अच्छा किया और ऐसा करने का इरादा किया, लेकिन जो अभी भी अपनी मर्दाना चमक के साथ एक महिला को आराम दे सकता था। लेकिन क्लिफोर्ड ऐसा नहीं था। उसकी पूरी जाति ऐसी नहीं थी। वे सभी अंदर से कठोर और अलग अलग थे, और उनके लिए गर्मजोशी सिर्फ खराब स्वाद थी। आपको इसके बिना ही आगे बढ़ना था और अपनी जगह बनाए रखना था। अगर आप एक ही वर्ग और जाति के थे तो ये सब ठीक था। तब आप खुद को ठंडा रख सकते थे और बहुत सम्मानित हो सकते थे, और अपनी जगह बनाए रख सकते थे, और इसे बनाए रखने की संतुष्टि का आनंद ले सकते थे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे वर्ग और दूसरी जाति के थे तो यह नहीं चलेगा। सिर्फ अपनी जगह बनाए रखना और यह महसूस करना कि आप शासक वर्ग से हैं, कोई मज़ा नहीं था। इसका क्या मतलब था, जब सबसे चतुर अभिजात वर्ग के पास भी रखने के लिए वास्तव में कुछ भी सकारात्मक नहीं था, और उनका शासन वास्तव में एक दिखावा था, शासन नहीं। इसका क्या मतलब था? ये सब ठंडा बकवास था। कोनी में विद्रोह की भावना सुलग रही थी। इस सब का क्या फायदा था? उसके त्याग का क्या फायदा था? उसका अपना जीवन क्लिफोर्ड के लिए समर्पित करना। आखिरकार वह क्या सेवा कर रही थी? घमंड की एक ठंडी आत्मा, जिसका कोई गर्म मानवीय संपर्क नहीं था, और जो किसी भी निम्न जन्म वाले यहूदी की तरह भ्रष्ट थी, जो कुतिया देवी सक्सेस के लिए वेश्यावृत्ति की लालसा में थी। यहाँ तक कि क्लिफोर्ड का शांत और संपर्क रहित आश्वासन कि वह शासक वर्ग से संबंधित है, उसकी जीभ को उसके मुंह से बाहर निकलने से नहीं रोक पाया, क्योंकि वह कुतिया देवी के पीछे हौंफ रहा था। आखिरकार माइकेलिस वास्तव में इस मामले में अधिक प्रतिष्ठित था और कहीं अधिक सफल था। वास्तव में, यदि आप क्लिफोर्ड को करीब से देखते हैं, तो वो एक विदूषक था, और एक विदूषक एक बंधुआ से अधिक अपमानजनक होता है। दोनों पुरुषों के बीच, माइकेलिस को क्लिफोर्ड की तुलना में वास्तव में उससे कहीं ज्यादा जरूरत थी। उसे उसकी और भी ज्यादा जरूरत थी। कोई भी अच्छी नस अपंग पैरों की देखभाल कर सकती है। और जहां तक वीरतापूर्ण प्रयास की बात है, माइकेलिस एक वीर चूहा था और क्लिफोर्ड एक बहुत ही दिखावा करने वाला पूडल था। घर में लोग रहते थे, उनमें क्लिफोर्ड की आंटी एवा, लेडी बेनरली भी शामिल थी। वह 60 साल की दुबली पतली महिला थी, जिसकी नाक लाल थी। वह विधवा थी और फिर भी कुछ हद तक एक भव्य महिला थी। वह सबसे अच्छे परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती थी, और उसमें यही गुण था कि वह अपने आप को संभाल सके। कॉनी उसे पसंद करती थी। वह बिल्कुल सीधी सादी और स्पष्टवादी थी, जहां तक वह स्पष्टवादी होना चाहती थी, और सही तौर पर दयालु थी।
अपने अंदर वह खुद को संभालने और दूसरों को थोड़ा कमतर आंकने में एक भूतपूर्व मालकिन थी। वह बिल्कुल भी घमंडी नहीं थी, उसे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था। वह शांतचित्त होकर खुद को संभालने और दूसरों को अपने अधीन करने के सामाजिक खेल में निपुण थी। वह कोनी के प्रति दयालु थी और अपनी जन्मजात टिप्पणियों की तीक्ष्णता से उसकी स्त्री आत्मा में पैठ बनाने की कोशिश करती थी। मेरी राय में तुम बहुत बढ़िया हो, उसने कोनी से कहा। तुमने क्लिफोर्ड के लिए कमाल कर दिया है। मैंने खुद कभी कोई उभरता हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा, और वह यहाँ है, पूरे जोश में। आंटी एवा क्लिफोर्ड की सफलता पर बहुत गर्वित थीं। परिवार की एक और उपलब्धि। उसे उसकी किताबों की जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन वह क्यों करे? ओह, मुझे नहीं लगता कि यह मेरा काम है, कोनी ने कहा। ये होना ही चाहिए, किसी और का नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। कैसे? देखो, तुम यहाँ कैसे चुप हो? मैंने क्लिफोर्ड से कहा, अगर वह बच्चा एक दिन विद्रोह करता है तो तुम्हें खुद को धन्यवाद देना होगा। लेकिन क्लिफोर्ड मुझे कभी किसी बात से मना नहीं करता, कोनी ने कहा। देखो, मेरी प्यारी बच्ची, और लेडी बेनरले ने अपना पतला हाथ कोनी की बांह पर रख दिया। एक औरत को अपना जीवन जीना पड़ता है, या फिर उसे न जी पाने का पश्चाताप करना पड़ता है। मेरा विश्वास करो। और उसने ब्रांडी का एक और घूंट लिया, जो शायद उसके पश्चाताप का एक रूप था। लेकिन मैं तो अपना जीवन जीता हूँ, है न? मेरे विचार में ऐसा नहीं है। क्लिफोर्ड को तुम्हें लंदन ले जाना चाहिए और तुम्हें इधर उधर घूमने देना चाहिए। उसके जैसे दोस्त उसके लिए तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वे क्या हैं? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सोचता कि यह काफ़ी नहीं है। तुम अपनी जवानी बर्बाद कर दोगे और बुढ़ापा और अधेड़ उम्र भी पछताते हुए बिताओगे। ब्रांडी के प्रभाव से शांत होकर उनकी पत्नी विचारमग्न मौन में चली गईं। लेकिन कोनी लंदन जाने और लेडी बेनरले द्वारा स्मार्ट दुनिया में जाने के लिए उत्सुक नहीं थी। उसे वास्तव में स्मार्ट नहीं लग रहा था, ये दिलचस्प नहीं था। और उसे इस सब के नीचे अजीब, मुरझाने वाली ठंड महसूस हुई, लेब्राडोर की मिट्टी की तरह, जिसकी सतह पर उसके छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं और 1 फुट नीचे जमी हुई है। टॉमी ड्यूक्स रग्बी में थे, और एक अन्य व्यक्ति, हैरी विंटरस्लो और जैक स्ट्रेंजवेज अपनी पत्नी ऑलिव के साथ। जब केवल साथी थे, तब की तुलना में बातचीत बहुत अधिक नीरस थी, और हर कोई थोड़ा ऊब गया था, क्योंकि मौसम खराब था और केवल बिलियर्ड्स और पियानोला पर नृत्य करने के लिए था। ओलिव भविष्य के बारे में एक किताब पढ़ रही थी, जब बच्चों को बोतलों में दूध पिलाया जाएगा और महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, उसने कहा। तब एक महिला अपनी जिंदगी जी सकती है। स्ट्रेंजवेज को बच्चे चाहिए थे और वह नहीं चाहती थी। आप टीकाकरण करवाना कैसा महसूस करेगी? विंटरस्लो ने उससे बदसूरत मुस्कान के साथ पूछा। मुझे उम्मीद है कि मैं स्वाभाविक रूप से ऐसा ही करूंगी, उसने कहा। वैसे भी भविष्य में अधिक समझदारी होगी और एक महिला को उसके कार्यों से नीचे नहीं घसीटा जाना चाहिए। उद्धरण, ड्यूक्स ने कहा, शायद वह अंतरिक्ष में तैर जाएगी। क्लिफोर्ड ने कहा, मुझे लगता है कि पर्याप्त सभ्यता को बहुत सी शारीरिक अक्षमताओं को खत्म कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, सभी प्रेम व्यवसाय, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम बोतलों में बच्चे पैदा कर सके तो ऐसा हो सकता है। नहीं, ओलिव ने चिल्लाते हुए कहा, इससे मौज मस्ती के लिए और भी ज्यादा जगह मिल जाएगी। लेडी बेनरले ने विचारपूर्वक कहा, मुझे लगता है, अगर प्रेम व्यवसाय खत्म हो गया, तो उसकी जगह कुछ और ले लेगा। शायद मॉफिया, हवा में थोड़ी सी मॉफिन। ये सभी के लिए आश्चर्यजनक रूप से ताजगी देने वाली होगी। जैक ने कहा, सरकार शनिवार को हवा में ईथर छोड़ रही है, ताकि सप्ताहांत खुशनुमा हो। ये तो ठीक है, लेकिन बुधवार तक हम कहाँ पहुँच जाएंगे? लेडी बेनरले ने कहा, जब तक आप अपने शरीर को भूल सकते हैं, तब तक आप खुश हैं। और जिस क्षण आप अपने शरीर के बारे में जागरूक होने लगते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए, अगर सभ्यता अच्छी है, तो उसे हमें अपने शरीर को भूलने में मदद करनी होगी,
और फिर समय हमारे जाने बिना ही खुशी से बीत जाएगा। विंचस्लो ने कहा, हमें अपने शरीर से पूरी तरह छुटकारा पाने में मदद करें। अब समय आ गया है कि मनुष्य अपने स्वभाव में सुधार करना शुरू करे, खासकर इसके भौतिक पक्ष में। कोनी ने कहा, कल्पना कीजिए कि अगर हम तंबाकू के धुएं की तरह तैरते रहें। ऐसा नहीं होगा, ड्यूक्स ने कहा। हमारा पुराना शो फ्लॉप हो जाएगा, हमारी सभ्यता खत्म होने जा रही है। यह अथाह गड्ढे में, खाई में जा रही है। और मेरा विश्वास करो, खाई को पार करने का एकमात्र पुल लिंग ही होगा। ओह, यह असंभव है, जनरल, ओलिव चिल्लाया। मुझे विश्वास है कि हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, आंटी एवा ने कहा। और इसके बाद क्या होगा? क्लिफोर्ड ने पूछा। बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो है। कॉनी कहती है कि लोगों को धुएं के गुबार पसंद हैं, और ओलिव कहती है कि टीका लगवा चुकी महिलाएं और बोतल में बंद बच्चे, और ड्यूक्स कहते हैं कि लिंग ही आगे आने वाली चीजों के लिए पुल है। मुझे आश्चर्य है कि यह वास्तव में क्या होगा। क्लिफोर्ड ने कहा, ओह, परेशान मत हो, चलो आज का काम शुरू करते हैं, ओलिव ने कहा। बस ब्रीडिंग बोतल लेकर जल्दी करो और हम बेचारी औरतों को जाने दो। टॉमी ने कहा, अगले चरण में शायद असली पुरुष भी होंगे। असली, बुद्धिमान, स्वस्थ पुरुष और स्वस्थ अच्छी महिलाएं। क्या ये हमारे लिए एक बदलाव नहीं होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव? हम पुरुष नहीं हैं और महिलाएं भी महिलाएं नहीं हैं। हम केवल अस्थायी, यांत्रिक और बौद्धिक प्रयोगों का मजा ले रहे हैं। हो सकता है कि 7 साल की उम्र में बुद्धिमान लोगों के हमारे छोटे से समूह के बजाय असली पुरुषों और महिलाओं की सभ्यता भी आए। ये धुएं के रंग के पुरुषों या बोतलों में बंद बच्चों से भी ज्यादा आश्चर्यजनक होगा। ओलिव ने कहा, ओह, जब लोग असली महिलाओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो मैं हार मान लेती हूँ। विंचस्लो ने कहा, निश्चित रूप से हमारे अंदर की आत्मा के अलावा और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। शराब, जैक ने विस्की और सोडा पीते हुए कहा। ऐसा ही सोचते हो? मुझे शरीर का पुनरुत्थान दे दो, ड्यूक्स ने कहा। लेकिन ये समय के साथ आएगा, जब हम दिमाग के पत्थर, पैसे और बाकी चीजों को थोड़ा दूर धकेल देंगे। तब हमें जेब के लोकतंत्र के बजाय स्पर्श का लोकतंत्र मिलेगा। कोनी के अंदर कुछ गूंज रहा था, मुझे स्पर्श का लोकतंत्र दो, शरीर का पुनरुत्थान दो। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इससे उसे तसल्ली मिली, जैसा कि अर्थहीन चीजें कर सकती हैं। वैसे भी सब कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण था, और वह इन सब से, क्लिफोर्ड से, आंटी एवा से, ओलिव और जैक से, और विंचस्लो से, और यहाँ तक कि ड्यूक्स से भी बहुत ऊब चुकी थी। बातें, बातें, बातें। यह क्या बकवास थी, इसकी निरंतर खड़खड़ाहट। फिर, जब सभी लोग चले गए, तो भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वो आगे बढ़ती रही, लेकिन झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट ने उसके शरीर के निचले हिस्से को जकड़ लिया था, वह बच नहीं सकती थी। दिन अजीब दर्द के साथ बीतते जा रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बस वह पतली होती जा रही थी, यहाँ तक कि घर की नौकरानी ने भी इस पर ध्यान दिया और उससे उसके बारे में पूछा। यहाँ तक कि टॉमी ड्यूक्स ने भी जोर देकर कहा कि वह ठीक नहीं है, हालांकि उसने कहा कि वह ठीक है। बस उसे डर लगने लगा कि वह भयानक सफ़ेद कब्रों से डरने लगी, केरारा संगमरमर की वह अजीबोगरीब घिनौनी सफ़ेदी, नकली दांतों की तरह घिनौनी, जो टवशॉर चर्च के नीचे पहाड़ी पर लगी हुई थी, और जिसे वह पाक से बहुत ही भयानक दर्द के साथ देखती थी। पहाड़ी पर कब्रों के भयानक नकली दांतों की खनक ने उसे एक भयानक तरह के डर से प्रभावित किया। उसे लगा कि वह समय दूर नहीं जब उसे यहाँ दफनाया जाएगा, इन गंदे मिडलैंड्स में कब्रों और स्मारकों के नीचे की भयानक भीड़ में शामिल हो जाएगा। उसे मदद की ज़रूरत थी और वह ये जानती थी, इसलिए उसने अपनी बहन हिल्डा को एक छोटा सा पत्र लिखा। मैं इन दिनों ठीक नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। स्कॉटलैंड से हिल्डा नीचे उतरी, जहाँ उसने अपना निवास बनाया था। वह मार्च में अकेली आई थी, एक फुर्तीली 2 सीटर कार में खुद को चलाती हुई। वह ड्राइववे पर आई, ढलान पर चढ़ी, फिर घास के अंडाकार क्षेत्र के चारों ओर घूमती हुई,
जहां घर के सामने समतल पर 2 बड़े जंगली बीच के पेड़ खड़े थे। कोनी सीढ़ियों की ओर भागी थी। हिल्डा ने अपनी कार रोकी, बाहर निकली और अपनी बहन को चूमा। लेकिन कोनी, वह चिल्लाए, क्या बात है? कुछ नहीं, कोनी ने शर्म से कहा, लेकिन वह जानती थी कि हिल्डा के मुकाबले उसे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी थीं। दोनों बहनों की त्वचा सुनहरी और चमकीली थी, बाल मुलायम भूरे थे और शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत और गर्म था। लेकिन अब कोनी दुबली और मिट्टी जैसी दिखने लगी थी, उसकी गर्दन पतली और पीली थी, जो उसके जंपर से बाहर निकली हुई थी। लेकिन तुम बीमार हो, बच्ची, हिल्डा ने नर्म, बल्कि बेदम आवाज में कहा, जो दोनों बहनों की थी। हिल्डा कोनी से लगभग 2 साल बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। नहीं, बीमार नहीं हूँ। शायद मैं ऊब गया हूँ, कोनी ने थोड़ा दयनीय भाव से कहा। हिल्डा के चेहरे पर युद्ध की चमक चमक रही थी। वो एक कोमल और स्थिर स्त्री थी, पुरानी अमेज़न किस्म की, जो पुरुषों के साथ मेल खाने के लिए नहीं बनी थी। यह मनहूस जगह, उसने बेचारे, बूढ़े, भारी भरकम रग्बी को सच्ची नफरत से देखते हुए धीरे से कहा। वो खुद एक पके नाशपाती की तरह नर्म और गर्म दिख रही थी, और वह असली पुरानी नस्ल की एक अमेज़न थी। वह चुपचाप क्लिफोर्ड के पास चली गई। उसे लगा कि वह कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन साथ ही वह उससे दूर भी रहने लगा। उसकी पत्नी के परिवार में उसके जैसे शिष्टाचार या शिष्टाचार नहीं थे। वो उन्हें बाहरी मानता था, लेकिन एक बार जब वे अंदर आ गए तो उन्होंने उसे घेर लिया। वो अपनी कुर्सी पर सीधा और सज धज कर बैठा था, उसके बाल चिकने और सुनहरे थे, और उसका चेहरा तरोताजा था। उसकी नीली आंखें पीली और थोड़ी उभरी हुई थीं, उसका हाव भाव समझ से परे था, लेकिन वह सभ्य था। हिल्डा को यह उदास और बेवकूफ़ी भरा लगा, और वह इंतज़ार करने लगा। उसके पास आत्मविश्वास का भाव था, लेकिन हिल्डा को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास क्या भाव है। वो हथियार उठा चुकी थी, और अगर वह पोप या सम्राट होता तो भी ऐसा ही होता। कोनी बहुत बीमार लग रही है, उसने अपनी कोमल आवाज में कहा, अपनी खूबसूरत, चमकती हुई ग्रे आंखों से उसे घूरते हुए। वह बहुत ही युवती जैसी दिख रही थी, कोनी भी वैसी ही थी, लेकिन वो उसके अंदर छिपी स्कॉटिश हठधर्मिता को अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने कहा, वह थोड़ी पतली हो गई है। क्या आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया? क्या आपको लगता है कि यह आवश्यक है? उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा की नर्म कठोरता के साथ पूछा, क्योंकि ये दोनों चीजें अक्सर एक साथ होती हैं। हिल्डा ने बिना कोई जवाब दिए केवल उसकी ओर गुस्से से देखा। हाजिर जवाबी न तो उसकी विशेषता थी, न ही कोनी की, इसलिए वह गुस्से से लाल हो गई, और वो उससे कहीं अधिक असहज हो गया, जितना कि अगर उसने कुछ कहा होता। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, हिल्डा ने विस्तार से कहा। क्या आप यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर सुझा सकते हैं? मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैं उसे लंदन ले जाऊंगा, जहाँ हमारा एक डॉक्टर है जिस पर हमें भरोसा है। क्रोध से उबलते हुए भी क्लिफोर्ड ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि मैं रात यहीं रुक सकती हूँ, हिल्डा ने अपने दस्ताने उतारते हुए कहा, और मैं उसे कल शहर ले जाऊंगी। क्लिफोर्ड गुस्से से पीला पड़ गया था, और शाम को उसकी आंखों का सफ़ेद भाग भी थोड़ा पीला पड़ गया था। वह जिगर की ओर भागा, लेकिन हिल्डा हमेशा विनम्र और युवती जैसी थी। आपको व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने के लिए एक नर्स या कोई और व्यक्ति चाहिए। आपको वास्तव में एक नौकर रखना चाहिए, हिल्डा ने डिनर के बाद कॉफ़ी पीते हुए स्पष्ट शांति के साथ कहा। उसने अपने नर्म, प्रतीत होने वाले सौम्य तरीके से बात की, लेकिन क्लिफोर्ड को लगा कि वो उसके सिर पर डंडे से वार कर रही है। तुम्हें ऐसा लगता है? उसने ठंडे स्वर में कहा। मुझे यकीन है, यह ज़रूरी है। या तो ऐसा करना होगा, या फिर मुझे और पिताजी कोनी को कुछ महीनों के लिए दूर ले जाना होगा। यह नहीं चल सकता। क्या नहीं चल सकता? क्या तुमने बच्चे को नहीं देखा? हिल्डा ने उसे घूरते हुए पूछा। वो इस समय एक बहुत बड़े, उबले हुए क्रेफिश की तरह दिख रहा था, या ऐसा उसने सोचा। उन्होंने कहा, कॉनी और मैं इस पर चर्चा करेंगे। हिल्डा ने कहा, मैंने पहले ही उसके साथ इस पर चर्चा कर ली है। क्लिफोर्ड काफी समय से नर्सों के हाथों में था, वो उनसे नफरत करता था,
क्योंकि वे उसे कोई वास्तविक गोपनीयता नहीं देती थीं। और एक नौकर, वह अपने आसपास एक आदमी को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लगभग किसी भी महिला से बेहतर। लेकिन कॉनी क्यों नहीं? सुबह दोनों बहनें गाड़ी चलाकर निकल पड़ी। कॉनी ईस्टर मेमने की तरह दिख रही थी, हिल्डा के बगल में छोटी सी, जो गाड़ी चला रही थी। सर मैल्कम दूर थे, लेकिन केंसिंगटन हाउस खुला था। डॉक्टर ने कॉनी की सावधानीपूर्वक जांच की और उससे उसके जीवन के बारे में पूछा। मैं कभी कभी सचित्र पत्रों में तुम्हारी और सर क्लिफोर्ड की तस्वीर देखता हूँ। लगभग बदनामी, है न? शांत छोटी लड़कियां इसी तरह बड़ी होती हैं, हालांकि तुम अभी भी सचित्र पत्रों के बावजूद एक शांत छोटी लड़की ही हो। नहीं, नहीं, कोई जैविक गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। ये ठीक नहीं होगा। सर क्लिफोर्ड से कहो कि वह तुम्हें शहर ले जाए या तुम्हें विदेश ले जाए और तुम्हारा मनोरंजन करे। तुम्हें मनोरंजन तो करना ही होगा, करना ही होगा। तुम्हारी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई है, कोई भी सुरक्षा नहीं, कोई भी सुरक्षा नहीं। दिल की नसें पहले से ही थोड़ी अजीब हैं। ओह हाँ, सिर्फ नसें ही हैं। मैं तुम्हें 1 महीने में कांस या बियारित्स में ठीक कर दूंगा। लेकिन यह नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं तो मैं परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। तुम अपना जीवन बिना इसे नया किए बिता रही हो। आपको खुश रहना चाहिए, ठीक से, स्वस्थ तरीके से। आप बिना कुछ बनाए अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप जानते हैं। डिप्रेशन से बचें। हिल्डा ने अपना जबड़ा कस लिया और इसका कुछ मतलब था। माइकेलिस ने सुना कि वे शहर में हैं और गुलाब लेकर दौड़ा चला आया। क्यों, क्या गड़बड़ है? वह चिल्लाया। तुम खुद की परछाई हो। क्यों? मैंने कभी ऐसा बदलाव नहीं देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे साथ नीस आओ, सिजली आओ, चलो, मेरे साथ सिजली आओ। अभी वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें सूरज चाहिए, तुम्हें जीवन चाहिए। क्यों, तुम बर्बाद हो रहे हो? मेरे साथ चलो, अफ्रीका आओ। ओह, सर क्लिफोर्ड को फांसी दो, उसे छोड़ो और मेरे साथ चलो। जैसे ही वह तुम्हें तलाक देगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आओ और जीवन आजमाओ। भगवान का प्यार, वह जगह रग्बी किसी को भी मार देगा। जानवरों जैसी जगह, गंदी जगह, किसी को भी मार डालो। मेरे साथ धूप में चलो। ये वह सूरज है जो तुम्हें चाहिए, बेशक, और थोड़ा सा सामान्य जीवन। लेकिन कॉनी का दिल क्लिफोर्ड को वहीं छोड़कर जाने के विचार से ही रुक गया। वह ऐसा नहीं कर सकती थी। नहीं, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे रग्बी के पास वापस जाना था। माइकेलिस को घृणा हुई। हिल्डा को माइकेलिस पसंद नहीं था, लेकिन वह क्लिफोर्ड से ज्यादा उसे पसंद करती थी। बहनें मिडलैंड्स वापस चली गईं। हिल्डा ने क्लिफोर्ड से बात की, जिसकी आंखें अभी भी पीली थीं जब वे वापस आए। वह भी, अपने तरीके से, बहुत परेशान था, लेकिन उसे हिल्डा की सारी बातें सुननी थीं। डॉक्टर ने जो कुछ कहा था, वह सब सुनना था। माइकेलिस ने जो कहा था, वह नहीं, और वह अल्टीमेटम के दौरान चुप बैठा रहा। यह एक अच्छे नौकर का पता है, जो पिछले महीने डॉक्टर के एक बीमार मरीज की मृत्यु तक उसके साथ था। वह वास्तव में एक अच्छा आदमी है और निश्चित रूप से आएगा। लेकिन मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ और मैं कोई नौकर नहीं रखूंगा, क्लिफोर्ड ने कहा, बेचारा शैतान। और यहाँ 2 महिलाओं के पते हैं, मैंने उनमें से एक को देखा, वो बहुत अच्छा काम करेगी। लगभग 50 वर्ष की महिला, शांत, मजबूत, दयालु और अपने तरीके से सुसंस्कृत। क्लिफोर्ड केवल उदास हो गया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत अच्छा, क्लिफोर्ड, अगर हम कल तक कुछ तय नहीं कर पाते, तो मैं पिताजी को तार भेज दूंगा और हम कॉनी को ले जाएंगे। क्या कॉनी जाएगी? क्लिफोर्ड ने पूछा। वह ऐसा नहीं चाहती, लेकिन उसे पता है कि उसे ऐसा करना ही होगा। माँ की मृत्यु कैंसर से हुई, जो चिंता के कारण हुआ। हम कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं। इसलिए अगले दिन क्लिफोर्ड ने टेवशॉल पैरिश नर्स श्रीमती बोल्टन का सुझाव दिया। जाहिर है श्रीमती बेट्स ने उनके बारे में सोचा था। श्रीमती बोल्टन निजी नर्सिंग की नौकरी करने के लिए अपने पैरिश कर्तव्यों से सेवानिवृत्त हो रही थीं।
क्लिफोर्ड को खुद को किसी अजनबी के हाथों में सौंपने का अजीब डर था, लेकिन इस श्रीमती बोल्टन ने एक बार स्कारलेट ज्वर के दौरान उसकी देखभाल की थी और वो उसे जानता था। दोनों बहनें तुरंत श्रीमती बोल्टन के पास पहुंची, जो टैवशॉल के लिए एकदम सही जगह पर एक नए घर में थीं। उन्हें एक सुंदर दिखने वाली 40 वर्षीय महिला मिली, जो नर्स की वर्दी में थी, सफ़ेद कॉलर और एप्रन पहने हुए थी, जो एक छोटे से भीड़ भरे बैठक कक्ष में चाय बना रही थी। श्रीमती बोल्टन बहुत ही चौकस और विनम्र थीं, काफ़ी अच्छी लगती थीं, थोड़ी बहुत गाली गलौज के साथ बोलती थीं, लेकिन बहुत ही सही अंग्रेजी बोलती थीं और बीमार कोयला खदानों पर कई सालों तक हुक्म चलाने के कारण खुद के बारे में उनकी राय बहुत अच्छी थी और उनमें काफ़ी हद तक आत्मविश्वास भी था। संक्षेप में, अपने छोटे से तरीके से वह गांव में शासक वर्ग में से एक थीं, जिनका बहुत सम्मान था। हाँ, लेडी चैटली की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? वो पहले इतनी सुंदर हुआ करती थी, है न? लेकिन वह पूरी सर्दी में कमज़ोर होती रही है। ओह, यह मुश्किल है, ये सच है। बेचारे सर क्लिफोर्ड। अरे, वो युद्ध, इसके लिए जवाबदेह होना बहुत बड़ी बात है। और श्रीमती बोल्टन तुरंत रग्बी आ जाएंगी अगर डॉक्टर शॉडलो उन्हें जाने दें। उन्हें एक और पखवाड़े तक पैरिश नर्सिंग करनी थी, लेकिन उन्हें कोई विकल्प मिल सकता है, आप जानते हैं। हिल्डा ने डॉक्टर शॉडलो के पास पोस्ट किया और अगले रविवार को मिसेज बोल्टन लीवर की कैब में 2 ट्रंक लेकर रग्बी चली गईं। हिल्डा ने उनसे बातचीत की। मिसेज बोल्टन किसी भी समय बात करने के लिए तैयार थीं और वह बहुत जवान लग रही थी। उसके पीले गाल पर जिस तरह से जोश उमड़ता था। वह 47 साल की थी। उसके पति टेड बोल्टन 22 साल पहले क्रिसमस के समय गड्ढे में मारे गए थे। उसके 2 बच्चे थे, एक गोद में बच्चा था। ओह, अब बच्चे की शादी हो चुकी थी। एडिथ शेफील्ड में बूट्स कैश केमिस्ट्स में एक युवा व्यक्ति से। दूसरा चेस्टरफील्ड में एक स्कूल टीचर था। वह सप्ताहांत में घर आती थी, जब उसे कहीं बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाता था। आजकल युवा लोग मौज मस्ती करते हैं, उस समय की तरह नहीं जब वह आइवी बोल्टन युवा थी। टेड बोल्टन की उम्र 28 साल थी जब वह गड्ढे में हुए विस्फोट में मारा गया। सामने खड़े बदमाश ने सभी को जल्दी से लेट जाने के लिए कहा। वे 4 थे और वे सभी समय पर लेट गए, केवल टेड, और इससे उसकी मौत हो गई। फिर पूछताछ में मालिकों की तरफ से उन्होंने कहा कि टेड डर गया था और भागने की कोशिश कर रहा था और आदेशों का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए यह वास्तव में उसकी गलती थी। इसलिए मुआवजा केवल 300 पाउंड था और उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कि यह कानूनी मुआवजे से अधिक उपहार था, क्योंकि यह वास्तव में उस आदमी की अपनी गलती थी और उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए। वह एक छोटी सी दुकान खोलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से इसे बर्बाद कर देगी, शायद शराब में। इसलिए उसे हर हफ्ते 30 शिलिंग लेने पड़ते थे। हाँ, उसे हर सोमवार सुबह दफ्तर जाना पड़ता था और वहाँ अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए कुछ घंटे खड़े रहना पड़ता था। हाँ, लगभग 4 साल तक वह हर सोमवार जाती थी। और अपने हाथों में 2 छोटे बच्चों के साथ वह क्या कर सकती थी। लेकिन टेड की माँ उसके साथ बहुत अच्छी थी। जब बच्चा टॉडल करने लगा तो वह दिन भर दोनों बच्चों को अपने पास रखती थी, जबकि वह आइवी बोल्टन शेफील्ड चली जाती थी और एम्बुलेंस में क्लास लेती थी और फिर चौथे साल उसने नर्सिंग का कोर्स भी किया और योग्यता प्राप्त की। वह स्वतंत्र होने और अपने बच्चों को रखने के लिए दृढ़ थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए उत्विट अस्पताल में सहायक थी, जो कि एक छोटी सी जगह थी। लेकिन जब कंपनी टैवशॉल कोलियरी कंपनी वास्तव में सर जेफरी ने देखा कि वह खुद से काम चला सकती है, तो वे उसके साथ बहुत अच्छे थे, उसे पैरिश नर्सिंग दी और उसके साथ खड़े रहे। वो उनके लिए ऐसा कहती थी और उसने तब से ऐसा ही किया। अब तक यह उसके लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा था। उसे कुछ हल्का चाहिए था। अगर आप एक जिला नर्स थे तो बहुत घूमना फिरना पड़ता था। हाँ, कंपनी मेरे साथ बहुत अच्छी रही है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। लेकिन मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने टेड के बारे में क्या कहा, क्योंकि वह पिंजरे में पैर रखते ही बहुत स्थिर और निडर व्यक्ति था और यह उसे काया कहने के बराबर था। लेकिन वहाँ
वो मर चुका था और उनमें से किसी से कुछ भी नहीं कह सकता था। बात करते समय महिला ने भावनाओं का एक अजीब मिश्रण दिखाया। वो कोलियरों को पसंद करती थी, जिनकी उसने इतने लंबे समय तक देखभाल की थी, लेकिन वो उनसे बहुत श्रेष्ठ महसूस करती थी। वो खुद को लगभग उच्च वर्ग की महसूस करती थी और साथ ही शासक वर्ग के खिलाफ उसके अंदर आक्रोश भी सुलगता था। मालिकों और पुरुषों के बीच विवाद में वो हमेशा पुरुषों के पक्ष में थी। लेकिन जब प्रतियोगिता का कोई सवाल ही नहीं था, तो वह श्रेष्ठ होने के लिए, उच्च वर्ग में से एक होने के लिए तरस रही थी। उच्च वर्ग उसे आकर्षित करता था, जो श्रेष्ठता के लिए उसके अजीबोगरीब अंग्रेजी जुनून को आकर्षित करता था। वह रग्बी आने के लिए रोमांचित थी, लेडी चैटली से बात करने के लिए रोमांचित थी, मेरे शब्द आम कोलियरों की पत्नियों से अलग। उसने बहुत सारे शब्दों में यह बात कही। फिर भी कोई भी चैटली के खिलाफ उसके अंदर एक द्वेष देख सकता था, मालिकों के खिलाफ द्वेष। क्यों? हाँ, बेशक, ये लेडी चैटली को थका देगा। यह उसकी दया है कि उसकी एक बहन थी जो आकर उसकी मदद करती थी। पुरुष यह नहीं सोचते, चाहे वे ऊंचे हों या नीचे, वे एक महिला द्वारा उनके लिए किए गए काम को हल्के में लेते हैं। ओह, मैंने कई बार कोलियरों को इसके बारे में बताया है, लेकिन सर क्लिफोर्ड के लिए यह बहुत कठिन है। आप जानते हैं, इस तरह से अपंग। वे हमेशा एक घमंडी परिवार थे, एक तरह से अलग थलग, जैसा कि उन्हें होने का अधिकार है। लेकिन फिर इस तरह से नीचे गिरा दिया जाना, और ये लेडी चैटली के लिए बहुत कठिन है, शायद उसके लिए और भी कठिन। वह क्या याद करती है? मेरे पास टेड केवल 3 साल था, लेकिन मेरा वचन है, जब तक वो मेरे पास था, मेरे पास एक ऐसा पति था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वो हजारों में एक था और दिन की तरह खुशमिजाज। किसने कभी सोचा था कि वह मारा जाएगा? मैं आज तक किसी तरह इस पर विश्वास नहीं करती, मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया, हालांकि मैंने उसे अपने हाथों से धोया था। लेकिन वह मेरे लिए कभी मरा नहीं था, वह कभी मरा नहीं था। मैंने इसे कभी नहीं अपनाया। ये रग्बी में एक नई आवाज़ थी, कोनी के लिए सुनने के लिए बहुत नई, इसने उसके अंदर एक नई चेतना जगा दी। हालांकि पहले हफ्ते या उससे ज़्यादा समय तक मिसेस बोल्टन रग्बी में बहुत शांत रहीं, उनका आत्मविश्वास और दबंगई वाला व्यवहार उनसे दूर हो गया और वे घबराई हुई थीं। क्लिफोर्ड के साथ वे शर्मीली, लगभग डरी हुई और चुप रहने वाली थीं। उसे यह पसंद था और जल्द ही उसने अपना संयम वापस पा लिया, उसे बिना देखे ही अपने काम करने दिया। वह एक उपयोगी व्यक्ति है, उसने कहा। कोनी ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसने उसका विरोध नहीं किया। 2 अलग अलग लोगों पर प्रभाव कितने अलग अलग होते हैं, और वह जल्द ही नस के साथ बहुत शानदार, कुछ हद तक दबंग बन गया। उसे इसकी उम्मीद थी और वह बिना जाने ही नाटक करने लगा। हमसे जो अपेक्षा की जाती है, उसके प्रति हम कितने संवेदनशील होते हैं। कॉलियर बच्चों की तरह उससे बात करते थे और उसे बताते थे कि उन्हें क्या दर्द है, जबकि वह उनकी पट्टियां बांधती थी या उनकी देखभाल करती थी। उन्होंने हमेशा उसे अपने प्रशासन में बहुत महान, लगभग अलौकिक महसूस कराया था। अब क्लिफोर्ड ने उसे छोटा और नौकर जैसा महसूस कराया और उसने बिना कुछ कहे इसे स्वीकार कर लिया, खुद को उच्च वर्गों के साथ समायोजित कर लिया। वह बहुत ही मूक, अपने लंबे, सुंदर चेहरे और झुकी हुई आंखों के साथ उसे व्यवस्था देने आई, और उसने बहुत विनम्रता से कहा, क्या मैं अब ये करूं, सर क्लिफोर्ड? क्या मैं वह करूं? नहीं, इसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, मैं इसे बाद में कर लूंगा। बहुत अच्छा, सर क्लिफोर्ड। आधे घंटे में फिर आ जाना। बहुत अच्छा, सर क्लिफोर्ड। और ये पुराने कागजात भी निकाल दोगे, ठीक है? बहुत अच्छा, सर क्लिफोर्ड। वह धीरे से चली गई और आधे घंटे में वह फिर धीरे से वापस आ गई। उसे धमकाया गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह उच्च वर्गों का अनुभव कर रही थी। वह क्लिफोर्ड से न तो नाराज थी और न ही उसे नापसंद करती थी, वह सिर्फ एक घटना का हिस्सा था, उच्च वर्ग के लोगों की घटना, जो अब तक उसके लिए अज्ञात थी, लेकिन अब जानी जाने लगी थी। वह लेडी चैटली के साथ घर जैसा महसूस करती थी, और आखिरकार घर की मालकिन ही सबसे ज्यादा मायने रखती है।
श्रीमती बोल्टन रात में क्लिफोर्ड को बिस्तर पर लिटाने में मदद करती थी और उसके कमरे के सामने वाले गलियारे में सोती थी, और अगर वह रात में उन्हें बुलाता तो वे आ जाती थीं। वह सुबह भी उसकी मदद करती थी और जल्द ही उसकी पूरी तरह से सेवा करती थी, यहाँ तक कि उसे अपने कोमल, संकोची महिला के तरीके से दाढ़ी भी बनाती थीं। वह बहुत अच्छी और सक्षम थी और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि उसे कैसे अपने वश में करना है। जब आप उसकी ठुड्डी पर साबुन लगाते थे और उसके बालों को धीरे से रगड़ते थे, तो वह कॉलियर से बहुत अलग नहीं था। अलग थलग रहने और खुलेपन की कमी ने उसे परेशान नहीं किया, वो एक नया अनुभव कर रही थी। क्लिफोर्ड, हालांकि, अपने अंदर, कोनी को कभी माफ नहीं कर पाया कि उसने एक अजनबी किराए की महिला को उसकी व्यक्तिगत देखभाल सौंप दी। उसने खुद से कहा, इसने उसके और उसके बीच अंतरंगता के असली फूल को मार दिया। लेकिन कोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी अंतरंगता का सुंदर फूल उसके लिए एक ऑर्किड की तरह था, जो उसके जीवन के पेड़ पर परजीवी की तरह चिपका हुआ था और उसकी आंखों में एक बहुत ही खराब फूल पैदा कर रहा था। अब उसके पास खुद के लिए ज्यादा समय था। वह अपने कमरे में ऊपर पियानो बजा सकती थी और गा सकती थी, बिच्छू बूटी को मत छुओ क्योंकि प्यार के बंधन को खोलना बुरा है। उसे हाल ही में एहसास नहीं हुआ था कि ये प्यार के बंधन कितने बुरे हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने उन्हें ढीला कर दिया था। वह अकेले रहने में बहुत खुश थी, हमेशा उससे बात नहीं करना पड़ता था। जब वह अकेला होता तो वह टाइपराइटर पर टैप 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 करता रहता अनंत तक। लेकिन जब वह काम नहीं कर रहा होता और वह वहाँ होती, तो वह बात करता, हमेशा बात करता, लोगों और उद्देश्यों और परिणामों, चरित्रों और व्यक्तित्वों का अनंत छोटा विश्लेषण अब तक उसके लिए बहुत हो चुका था। सालों तक वह इसे पसंद करती रही, जब तक कि उसके लिए यह बहुत नहीं हो गया, और फिर अचानक ये बहुत ज्यादा हो गया। वह अकेले रहने के लिए आभारी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके और उसके अंदर चेतना की हजारों हजारों छोटी छोटी जड़ें और धागे एक साथ मिलकर एक उलझे हुए समूह में बदल गए थे, जब तक कि वे और अधिक भीड़ नहीं कर सकते थे और पौधा मर रहा था। अब चुपचाप, सूक्ष्मता से, वह उसकी और अपनी चेतना की उलझन को सुलझा रही थी, धीरे धीरे, एक एक करके, धैर्य और अधीरता के साथ स्पष्ट होने के लिए धागे तोड़ रही थी। लेकिन ऐसे प्रेम के बंधन अधिकांश बंधनों से भी अधिक ढीले होने वाले होते हैं। हालांकि श्रीमती बोल्टन का आना बहुत मददगार रहा था, लेकिन वह अब भी कोनी के साथ पुरानी अंतरंग शामें बिताना चाहता था, बातचीत या जोर से पढ़ना। लेकिन अब वह व्यवस्था कर सकती थी कि मिसेज बोल्टन 10 बजे आकर उन्हें परेशान करें। 10 बजे कोनी ऊपर जाकर अकेली रह सकती थी। क्लिफोर्ड मिसेज बोल्टन के साथ अच्छे हाथों में था। श्रीमती बोल्टन श्रीमती बेट्स के साथ हाउसकीपर के कमरे में खाना खाती थीं, क्योंकि वे सभी एक दूसरे से सहमत थीं। और यह भी आश्चर्य की बात थी कि नौकरों के क्वार्टर अब कितने करीब आ गए थे क्लिफोर्ड के अध्ययन के दरवाजे तक, जबकि पहले वे इतने दूर थे। क्योंकि श्रीमती बेट्स कभी कभी श्रीमती बोल्टन के कमरे में बैठती थीं, और कोनी ने उनकी धीमी आवाज़ें सुनी और महसूस किया कि किसी तरह कामकाजी लोगों की मजबूत, दूसरी तरह की आवाज़ें बैठक कक्ष में घुसने लगती हैं, जब वो और क्लिफोर्ड अकेले होते थे। श्रीमती बोल्टन के आने से रग्बी इतना बदल गया था, और कोनी ने खुद को मुक्त महसूस किया, एक दूसरी दुनिया में। उसने महसूस किया कि वह अलग तरह से सांस ले रही है, लेकिन फिर भी उसे डर था कि उसकी कितनी जड़ें, शायद नश्वर जड़ें, क्लिफोर्ड के साथ उलझी हुई थीं। फिर भी वह स्वतंत्र रूप से सांस ले रही थी, उसके जीवन में एक नया चरण शुरू होने वाला था।